नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एड्स की बीमारी के बारे में और एचआईवी के बारे में। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका अंतिम उपचार मौत है, यानी कि ये बीमारी लाइलाज है। फिर भी हमारे देश में इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमारा देश इंडिया तीसरे नंबर पर है एचआईवी के मरीजों की संख्या के आधार पर। पहले नंबर पर साउथ अफ्रीका, दूसरे नंबर पर नाइजीरिया और तीसरे नंबर पर इंडिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? एचआईवी के मरीजों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है जागरूकता की कमी। एचआईवी और एड्स के बारे में हमारे देश में लोग इसके बारे में बात करना तक गलत समझते हैं। जिन लोगों को एचआईवी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें समाज से बहिष्कृत जैसा कर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही कि लोगों में जानकारी का अभाव है। लोग जानते नहीं है एचआईवी के बारे में। बहुत ज्यादातर लोग और गलत फहमियां बहुत है उनके मन में। उनको ये नहीं पता है कि एचआईवी किन किन कारणों से फैलता है, किन किन कारणों से नहीं फैलता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचआईवी और एड्स के बारे में डिटेल में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एड्स क्या है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसका मतलब होता है, हम एक वर्ड से समझते हैं। एक्वायर्ड मतलब होता है अर्जित करना, यानी कि हमारे शरीर में किसी पर्टिकुलर एक चीज का आ जाना जिसे हम नहीं चाहते हैं, हालांकि इस कंडीशन में एक्वायर्ड हो गया। इसके बाद इम्यूनो, इम्यूनो मतलब होता है हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम, यानी कि जिसकी वजह से हम बीमारियों से लड़ने में सक्षम होते हैं, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारी बॉडी कैपेबल होती है। डिफिशियंसी का मतलब सीधा सब जानते हैं, किसी चीज की, उस चीज की कैपेबिलिटी में कमी आ जाना, यानी कि सीधा सा मतलब है इम्यूनिटी में कमी आ जाना। सिंड्रोम, सिंड्रोम वर्ड का यूज होता है। सिंड्रोम एक तरह के लक्षण को कहते हैं। जब ये लक्षण पर्टिकुलर एक या दो होते हैं, जैसे कि बीमारियों में देखा जाता है, जैसे किसी को केवल बुखार आ रहा है या खांसी आ रही है या और भी इसी तरह की कई बीमारियां होती हैं जिनमें दो या तीन लक्षण भी होते हैं। लेकिन जब बहुत सारी बीमारियों का एक ग्रुप आने लगता है तब उसे सिंड्रोम कहते हैं। तो सीधा सा मतलब है एड्स का कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, मतलब एक ऐसी बीमारी का हमारे शरीर में आ जाना जिसकी वजह से हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाता है कि वह धीरे धीरे छोटी छोटी बीमारियों से लड़ने में भी सक्षम नहीं रह पाता है। इसको कहते हैं एड्स। तो ये एड्स किस वजह से होता है? ये एड्स होता है एक वायरस की वजह से, जिसको बोलते हैं एचआईवी वायरस। एचआईवी का मतलब फुल फॉर्म क्या हुआ? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो कि एक रेट्रो वायरस है। हम आगे जानेंगे कि रेट्रो वायरस का मतलब क्या होता है। तो मान के चलिए किसी को अगर एचआईवी है, यानी कि ब्लड टेस्ट करने पर पता चल गया कि उसे एचआईवी है, तो ब्लड टेस्ट कौन कराएगा? जिसको शंका है या रिस्क में है कि मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एचआईवी हो सकता है। उसके लक्षणों के आधार पर बार बार बुखार आना, डायरिया हो जाना, वेट का कम होना, इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होना, इन लक्षणों के आधार पर हम डिटेल में इसके सिम्टम्स के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर उसे ऐसा लगता है और वो रिस्क में है, तो जब वो ब्लड टेस्ट करवाता है और एचआईवी का टेस्ट कराने के बाद उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तब आप क्या कहेंगे? क्या उसको एड्स हो गया? जी बिल्कुल नहीं। एचआईवी पॉजिटिव होने का मतलब एड्स नहीं है, क्योंकि एचआईवी जब होता है तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उतने समय के बाद ही वो एड्स में कन्वर्ट होता है। यानी कि एचआईवी का वायरस जैसे ही हमारे बॉडी में एंटर किया तो करीब 6 से 8 साल लगते हैं, वो धीरे धीरे डैमेज करता है। वो सिम्टम्स तक पहुंचने पर जब हमारा पूरा इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि उसके जीने मरने की नौबत आ जाती है, मरने की कगार पर आने लगता है, तब उस कंडीशन को एड्स कहते हैं, जिसके लिए करीब 6 से 8 साल का समय होता है। यानी कि अगर किसी को एचआईवी का पॉजिटिव टेस्ट मिल गया है, उसको एचआईवी पाया गया है, तो उसको अगर शुरुआत में ही कंट्रोल कर दिया जाए कुछ दवाइयों के द्वारा, तो उसे एड्स होने से रोका जा सकता है। यानी कि अगर किसी को एचआईवी हो गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको एड्स हो गया है। यहीं पर लोग बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं कि बताते नहीं है कि वो रिस्क में है और वो टेस्ट भी कराना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको इस बात का डर होता है कि समाज क्या कहेगा उनके लिए। ये सबसे बड़ा कारण होता है रोग को छुपाना।
और इसके कारण ये वो तो इन्फेक्टेड होते ही हैं, धीरे धीरे ये इन्फेक्शन और कम्युनिटी में फैलता जाता है। यही वजह है कि हमारे देश में हर राज्य में इसके मरीज पाए जा रहे हैं और इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो एड्स इतनी खतरनाक बीमारी क्यों है? अगर आपको एचआईवी है और अगर आपने समय रहते ट्रीटमेंट करवा लिया तो आपको एड्स होने से रोका जा सकता है, लेकिन अगर आपको एड्स हो गया तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। ये बात बिल्कुल कड़वी सच है। तो एड्स का वायरस एड्स होने के बाद ऐसा क्यों होता, क्यों अभी तक इसकी दवा नहीं बन पाई है, हम अगला सवाल ये उठता है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि जो एचआईवी वायरस होता है वो वायरस एकदम अलग है। आमतौर पर जो वायरस होते हैं वो रेट्रो वायरस नहीं होते हैं। मतलब ये एचआईवी वायरस की संरचना ऐसी है कि इसके अगेंस्ट किसी भी प्रकार की वैक्सीन बनाना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये ऐसे इन्फेक्ट करता है सेल्स को कि आप उसको कितना भी रोकोगे वो रुकने वाला नहीं है। उसके पीछे का कारण ये है, उसको जानने के लिए हमें जरूरत है इस वायरस के स्ट्रक्चर को समझने की। तो एचआईवी का जो वायरस होता है, आमतौर पर जो वायरस होता है उनकी बाहरी आउटर लेयर को कैप्सिड बोलते हैं और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भरा होता है। ये न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए होता है या तो डीएनए होता है। और जो एचआईवी का वायरस होता है उसके न्यूक्लिक एसिड में आरएनए होता है। नॉर्मली क्या होता है वायरस के इंफेक्शन के कंडीशन में कि डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन ये जो एचआईवी वायरस होता है वो आरएनए से डीएनए बनाता है। मतलब एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसकी मदद से यह उल्टी रिएक्शन दिखाता है। मतलब जस्ट अपोजिट करता है, डीएनए से आरएनए नहीं बनता बल्कि आरएनए से डीएनए बनाता है। और ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हर सेल्स के लिए ऐसा चेंज करता जाता है कि पर्टिकुलर इसके लिए अगर वैक्सीन भी बनाई जाए तो आप कितनी भी कोशिश करोगे ये हर जगह चेंज कर देगा और वैक्सीन उसको टारगेट ही नहीं कर सकती है। इस वजह से अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। अगर वैक्सीन बनती भी है तो ये इनइफेक्टिव रहेगा, ये वायरस को मार नहीं सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जिसको एचआईवी है अगर उसको स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआती दौर पे अगर उसका इलाज किया जाए, जो कि एंटी रेट्रो वायरल मेडिसिन होती हैं जो कि उस वायरस को आगे बढ़ने से रोकती हैं, तो एड्स तक पहुंचने में हो सकता है उस मरीज को बचाया जा सके। अब अगर किसी को एचआईवी पॉजिटिव है अगर कोई व्यक्ति, तो वो किन किन माध्यम से अपना वायरस फैला सकता है अभी हम ये जानते हैं। तो 80% जो केस होते हैं वो होते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स यानी कि असुरक्षित यौन संबंध। जिन लोगों को एचआईवी है और जिनको ये पता नहीं कि उन्हें एचआईवी है, वो लोग भी असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं अगर, या उनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो वो लोग इस बीमारी को फैलाने में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। क्योंकि ये जो है सबसे ज्यादा जो फैलता है ये वेजाइनल फ्लूइड से या सेमाइनल फ्लूइड से, यानी कि अगर कोई भी फीमेल है अगर सेक्स किया तो सीमेन के थ्रू उसके वेजाइना में जा सकता है, या इन्फेक्टेड अगर कोई लेडी है तो उसके वेजाइनल फ्लूइड से उसके मेल के बॉडी में ये वायरस आ सकता है। इसके बाद जो इसके इन्फेक्शन के जो मोड है वो है नॉन स्टेराइल इन्फेक्टेड इंजेक्शन या कि निडल, उनके माध्यम से। जो दूसरा जो ड्रग एडिक्ट है, जो लोग नशे का सेवन ज्यादा करते हैं, सिरिंज के माध्यम से नशे का उपयोग करते हैं, वो लोग कई बार कम्युनिटी में बैठते हैं और या अपने पार्टनर के साथ में या कि 2-3 लोग बैठते हैं, तो वो जो नशे का उपयोग करते हैं वो उस सिरिंज को यूज करते हैं और उसी सिरिंज से दूसरे अपने फ्रेंड को भी बोलते हैं। तो एक तरह से ये क्या है ना, ब्लड से इन्फेक्शन दूसरे के ब्लड में चला जाता है। क्योंकि ये ब्लड से फैलने वाला इन्फेक्शन है, इसीलिए अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड चढ़ा दिया जाएगा किसी दूसरे व्यक्ति को तो भी ये हो जाएगा। ब्लड से ही रिलेटेड है, इसलिए अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो डिलीवरी के बाद बच्चे को जन्म देती है तो प्लेसेंटा के थ्रू वो वायरस उसके बेबी में भी आ जाएगा, तो बच्चा भी उसको एचआईवी हो जाएगा। दूसरा, जो लोग सैलून में जाते हैं या ऐसे जो लोग हैं इन्फेक्टेड पर्सन, अगर वो किसी का उस्तरा यूज कर लिया और उसको ब्लड आ गया और वो उस्तरा उसका इन्फेक्टेड हो गया, तो भी चांसेस बनते हैं कि अगर आपको वो उस तरह का उपयोग किया गया और आपको भी ब्लड आ गया तो एक तरह से वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसी कंडीशन यहां पर भी हो सकती है, यानी कि उसके ब्लड के वायरस आपके ब्लड में तुरंत आ सकते हैं, ये भी कारण हो सकता है। तो ये एक तरह से ब्लड से फैलने वाला और दूसरा वेजाइनल फ्लूइड से फैलने वाला या सेमाइनल फ्लूइड से फैलने वाली बीमारी है। इसके अलावा कुछ चांसेस होते हैं दूसरी कंडीशन में भी, यानी कि आंसुओं से, लार से, इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क से, यूरिन से। तो ये चांसेस इनके कम होते हैं यहां पर, लेकिन फिर भी रेयर चांसेस होते हैं कि इन माध्यम से भी ये आ सकता है। अब हम जानते हैं कि
किन किन कंडीशन में ये नहीं फैलता है और मन में लोग जो भ्रांतियां फैला के रखते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक दूसरे को टच करने से नहीं फैलता है, एक दूसरे को हक करने से नहीं फैलता है, साथ में बैठकर खाना खाने से नहीं फैलता है, क्योंकि ये सलाइवा से तो फैलता है, लेकिन साथ में बैठकर अगर आप शेयर करके खाते हैं, जूठा नहीं खाते हैं, तो नहीं फैलेगा। एक पॉसिबिलिटी और भी बनती है कि मान के चलिए कोई इंसेक्ट है या मच्छर है, उस किसी इन्फेक्टेड पर्सन को उसने काट लिया और अगर वही मच्छर आके किसी हेल्दी पर्सन को काट लिया तो क्या वायरस फैल सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं फैलेगा ऐसी कंडीशन में, अदरवाइज नहीं तो फिर तो बाढ़ आ जाती मरीजों की। क्योंकि जो मच्छर होता है वो उसके सिस्टम में ये वायरस सर्वाइव नहीं कर पाता या कि उसको इन्फेक्ट ही नहीं कर पाता है, इसलिए ऐसी पॉसिबिलिटी भी नहीं हो पाई जाती है। अब सवाल उठता है कि ये इन्फेक्शन ऐसा कौन सा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से इसकी ना तो दवाई बन पा रही है या कि इसका ये जानलेवा बीमारी क्यों बनती जा रही है? तो इसके पीछे का कारण है कि ये इम्यून सिस्टम को इस तरह से डैमेज करता है, हमारे टी लिम्फोसाइट जो कि एक प्रकार की डब्ल्यूबीसीज होती हैं, जो कि हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती हैं, उसकी सरफेस पर एक रिसेप्टर होता है जिसे बोलते हैं CD4। वो उस पर इस तरह से बाइंड होता है कि ये टी लिम्फोसाइट्स को डैमेज करता चला जाता है और धीरे धीरे ये इन्फेक्शन को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारे सारी लिम्फोसाइट्स को धीरे धीरे डैमेज करने लगता है, जिसके कारण छोटी छोटी जो बीमारियां होती है वो भी इन्फेक्शन फैला सकती हैं। उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है पूरे टाइम के लिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ही इतनी कमजोर हो जाती है। उनको डायरिया अगर हो गया तो डायरिया इतना हो जाएगा कि उसका पूरा फ्लूइड ही निकल जाएगा। बुखार आ गई तो बुखार भी कहो हफ्तों रहे उसको, कुछ समय के लिए ठीक होगा, उसके बाद फिर बुखार आ सकता है। कोई घाव हो गया तो घाव नहीं सूखेगा। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इसकी वजह से ये बीमारी इतनी खतरनाक बन जाती है जिसका अल्टीमेट जो है उसका रिजल्ट डेथ है। अब एड्स का पता लगाने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उसमें जो टेस्ट होता है बोलते हैं एलिजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अगर एलिजा टेस्ट से कंफर्म नहीं हो पाता है तब कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए उसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। तो इस टेस्ट के माध्यम से इसका पता लगाया जाता है। अब इसके ट्रीटमेंट में कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जो कि एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन होती हैं। उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं कि ये दवाइयां होती हैं। बेसिकली ये इसका जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके जो इन्फेक्शन फैलाता है वायरस, उसको ये रोकने में काम आती हैं ताकि इम्यूनिटी इतनी जल्दी वीक नहीं हो। तो ये दवाइयां ज्यादातर दी जाती हैं जो कि FDA अप्रूव्ड होती हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है। तो ये थी सारी जानकारी एड्स के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।